So the question is, how has competition benefited people in India? So obviously, this question is related with globalization. So globalization, जो LPG reforms थे, liberalization, privatization, globalization, तीनों एक साथ में थे. And because of that, there was an increase in competition in the country, in the economy. So how has that competition benefited people in India? So the first, we categorize into different segments कि किस किस को benefit किया, how different people benefited. So first of all, it is about consumers. तो सबसे बड़ा benefit तो consumers को ही हुआ है. So consumers को क्या benefit हो गया कि they were able to get cheaper goods, better quality products and services, और जो after sale services थी, better practices थी, जो consumer practices वगैरह रहती है, तो these were much better after globalization, the entire LPG, liberalization, privatization and globalization. Then on the other hand, तो ये consumers का part हो गया, तो first heading डालोगे consumers का, and you'll be explaining कि consumers को किस तरीके से benefit हुआ है. After that, it is about capitalists. तो capitalist कौन होते हैं? पूंजीवाद, जो businessmen हैं. तो how they have benefited. तो देखो कुछ जो capitalist हैं उनको तो नुकसान हुआ है, लेकिन some of them who were able to compete have benefited. कि उनका MNCs, तो ये कहाँ से पता चलता है? There has been growth in Indian MNCs. तो अभी अगर टाटा जाकर जैगुआर और लैंड रोवर को एक्वायर कर रहे हैं, या अभी जियो प्लेटफॉर्म्स में तो कोई अंबानी जी हैं, तो ही हैज अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन जियो. तो जो भी खर्चा वगैरह किया था पिछले 2-3 साल में सारा का सारा वसूल लिया बाय अलाउइंग इन्वेस्टमेंट. तो काफी बड़े इन्वेस्टर्स ने उनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है जियो, and he has been able to benefit. तो capitalize कर पाए हैं इसका. तो there has been a growth in Indian MNCs. growth के साथ में better management practices भी वो कर पाए हैं. टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हुआ है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से भी बेनिफिट किया है. टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो पता होगा ना, बाय कोलैबोरेटिंग विद अदर कंपनीज. तो कोई भी फॉरेन कंपनी है उसके साथ में कोलैबोरेट किया और उसके थ्रू जो जॉइंट वेंचर शुरू किया. जैसे हीरो कंपनी का आप एग्जांपल ले सकते हो. तो हीरो कंपनी में, हीरो कंपनी कुछ साल पहले हीरो होंडा हुआ करती थी. तो हीरो कंपनी ऑफ इंडिया और होंडा शायद साउथ कोरियन है, साउथ कोरियन कंपनी है, जापानीज कंपनी है, साउथ कोरियन है शायद, हाँ साउथ कोरियन कंपनी है. तो दोनों ने कोलैबोरेट किया. तो पहले हीरो जो कंपनी थी वो साइकिल्स बनाया करती थी. तो हीरो साइकिल्स से हीरो होंडा जब कोलैबोरेशन हुआ तो दे वर एबल टू मैन्युफैक्चर मोटरसाइकिल्स. और जब ये कोलैबोरेशन खत्म हुआ है उसके बाद में भी द कंपनी इज कंटिन्यूइंग टू मैन्युफैक्चर मोटरसाइकिल्स, और नए अपने खुद डिजाइन्स वगैरह निकाल सकती हैं, खुद की अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी है सारी. तो दैट वाज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. तो कंज्यूमर्स ने भी बेनिफिट किया है, कैपिटलिस्ट ने भी बेनिफिट किया है. कुछ लिमिटेड सेंस में आप कह सकते हो कि लेबर, जो लेबरर्स हैं या लेबर है या वर्कर्स हैं, तो उन्होंने बेनिफिट किया है कुछ लिमिटेड सेंस में कि उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो गई. तो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैज इंक्रीज, तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ. सो इस सेंस में कह सकते हो लेबर ने भी बेनिफिट किया है. तो 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा ये क्वेश्चन. हाउ पीपल का पूछा ना, हाउ हैव पीपल बेनिफिटेड. तो पीपल तो एक तरीके के तो सारे लोग नहीं होते ना, अलग अलग टाइप के होते हैं. तो कंज्यूमर्स हैं, कैपिटलिस्ट हैं, वर्कर्स हैं. तो तीनों ने किस तरीके से बेनिफिट किया तो तीनों हम मेंशन कर देंगे. इसके साथ में विल बी मेंशनिंग दी एग्जांपल्स आल्सो. तो टेलीकॉम सेक्टर का एग्जांपल दे सकते हो कि टेलीकॉम सेक्टर में, जब टेलीकॉम सेक्टर आई थिंक 1995-96 के आसपास में लिबरलाइज किया गया था, उस टाइम में जब मोबाइल फोन आता था तो 16 रुपीज की आउटगोइंग कॉल हुआ करती थी, 8 रुपीज की इनकमिंग कॉल होती थी. तो इतना एक्सपेंसिव था 1995 में, जब लोगों के पास में इतने पैसे भी नहीं थे. एंड नाउ हियर वी आर इन 2020, जब जो इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स हैं वो वर्चुअली फ्री है, अनलिमिटेड है.
एक मंथली फिक्स चार्ज पे, और आजकल तो खैर डेटा का चार्ज होता है, और डेटा के चार्जेस भी इन द पास्ट मेनी इयर्स has reduced tremendously. Just hold on for a second. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बता सकते हो। नो सर। Okay, next question is the 19th one. Should more Indian companies emerge as MNCs? How would it benefit the people in the country? So definitely more Indian companies should emerge as MNCs because it benefits the country in the long run. तो ये पूछा है कि how is it going to benefit the people in the country? तो अगर MNCs होंगी तो जितनी ज्यादा बड़ी कंपनी होगी, इट इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन अदर कंट्रीज एज वेल, तो उतनी ज्यादा इनकम होगी गवर्नमेंट की, टैक्स करेगी ना उस कंपनी को, तो टैक्स क्या ज्यादा इनकम हुई, एंड दैट टैक्स कलेक्टेड इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो अगर कोई वेलफेयर स्कीम चलानी है, मान लो फूड सिक्योरिटी की है, पीडीएसई और एक्सपैंड करना है हमें, तो उसमें भी यू विल बी रिक्वायरिंग मोर फंड्स, तो फंड्स टैक्स के थ्रू ही आएंगे, तो अगर एमएनसी ज्यादा होंगी तो टैक्स ज्यादा होगा, तो दैट इज व्हाई। देन अगर एमएनसीज हैं तो दैट इज गोइंग टू दे आर गोइंग टू जनरेट मोर जॉब्स। अभी कोई भी एमएनसी है वो प्रेफर करेगी अपने देश के लोग काम हो, तो भरोसा ज्यादा उन पे बनता है ना। तो इफ एन एमएनसी इज गोइंग टू सेट अप अ यूनिट इन सम अदर कंट्री, तो मान लो टाटा ने चाइना में प्लांट लगाया है जेएलआर का, तो वहां पर कुछ इंडियंस को भी भेजेंगे जिनको जॉब्स मिलेंगी, और अगर हमारे यहाँ पर अगर प्लांट लगाते हैं जो कि एक्सपोर्ट के लिए यूज हो रहा है, तो ऑब्वियसली जॉब्स तो क्रिएट हो रही है। तो दोनों केसेस में कि आपका टैक्स भी कलेक्ट हो रहा है और जॉब्स क्रिएट हो रही है, तो पीपल आर गोइंग टू बेनिफिट, उनकी इनकम इंक्रीज होगी। देन एमएनसीज अगर इमर्ज करती है तो दे हैव टू बी इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव एंड दे नीड टू प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी एज वेल। तो ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज होगी, गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज गोइंग टू इम्प्रूव, एंड along with it the prices that the consumers are going to get is going to be low. तो MNCs को इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव होना है, तो इसलिए प्राइसेस भी लो होंगे और क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी। Twentieth question. How would flexibility in labor laws help the companies? तो ये ज्यादातर कंपनीज की डिमांड होती है कि लेबर लॉज थोड़े से फ्लेक्सिबल किए जाएं, क्योंकि because of that a number of problems are faced by the companies. So what kind of problems are there? तो एक बार प्रॉब्लम समझ जाओगे तो how is it going to benefit the companies, you'll be able to understand. तो देखो जो लेबर लॉज हैं उनको कंप्लाई करने की कॉस्ट रहती है, जैसे ईपीएफ और ईएसआई का मैंने बताया था। तो जो नॉर्मल जो इन हैंड सैलरी जाती है एम्प्लॉय की, लेट्स से 10,000 जाती है, तो 10,000 का जो कंपनी को कॉस्ट पड़ता है दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 13,000। तो 30% के आसपास में एडिशनल एक्सपेंडिचर होता है कंपनी का। तो अगर लेबर लॉज में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो जो वो एक्सपेंडिचर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। उसके अलावा अलग से लोग और एक और बंदे को बिठाना पड़ेगा या कई लोगों को बिठाना पड़ता है अगर ज्यादा लेबर फोर्स है, जस्ट फॉर कंप्लायंस ऑफ लेबर लॉज, कि लेबर लॉज कंप्लाई हो सके सिर्फ इसलिए। और लेबर लॉज जो हैं हमारे वो इतने स्ट्रिंजेंट बनाए कि जैसे कोई अगर फैक्ट्री है या इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है तो वहां पर ये भी मेंशन किया हुआ है कि जो टॉयलेट्स हैं वो कितनी बार पेंट होने चाहिए साल में। तो आंसर है 3 बार होने चाहिए साल में, कम से कम 3 बार टॉयलेट्स पेंट होने चाहिए। पेंट नहीं होंगे तो फाइन लगा सकते हैं आपको, लेबर इंस्पेक्टर आकर आपको परेशान कर सकते हैं, वो आकर जो भी रिश्वत वगैरह मांग सकता है कि आपने 2 बार पेंट किया 3 बार नहीं किया, चाहे पेंट सब ठीक है, दैट डज नॉट मैटर। पिटून्स होने चाहिए, जो स्पिट करने के लिए होते हैं, तो थूकदान जिनको कहते हैं, तो वो होने चाहिए, अगर वो नहीं होंगे तो हो जाएगा। तो दीज थिंग्स आर नॉट रिलेटेड विद इंडस्ट्रियल सेफ्टी। ये पहले के टाइम में शायद हाइजीन मेंटेन करने के लिए उन्होंने बना दिए होंगे, हाँ, लेकिन जो लेबर लॉज पहले बनाए थे दीज आर नॉट रेलिवेंट नाउ, और ये इनका कंप्लायंस करने में
अगर किसी का काम है लेट्स से गाड़ी बनाना, वो अब सारा टाइम में ये तो ध्यान नहीं रख सकता कि भाई 4 महीने हो गया पेंट कराना है टॉयलेट्स को, तो अगर टॉयलेट्स के ऊपर ध्यान रखेगा तो ऑब्वियसली दैट एनर्जी इज गोइंग टू गेट कॉम्प्रोमाइज, या एक्सपेंडिचर फालतू होगा। एक बंदा सिर्फ इसलिए रखना पड़ेगा कि जो पेंट वगैरह टाइम से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ताकि लेबर इंस्पेक्टर ना आ जाए। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा एक बार आपने लेबर हायर कर लिया तो अगर वो कुछ टाइम के बाद में 245 डेज का शायद पीरियड रहता है, 245 डेज के बाद में वो परमानेंट की तरह हो जाती है। मतलब अगर उनको निकालना है तो आपको सेवरेंस पे देनी पड़ेगी, मतलब एडिशनल पे करना पड़ेगा। अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, वो खाली बैठा हुआ है, तो उसको सेवरेंस पे देनी पड़ेगी। मान लो 1-2 महीने रुपए के पैसे देने पड़ेंगे, जो भी उसके वेजेस थे वो देनी पड़ेगी। अगर नहीं देते हो तो अगेन लेबर कोर्ट का चक्कर पड़ जाएगा, लेबर लॉ वाले आ जाएंगे इन्फोर्स करने के लिए, तो वो परेशानी हो जाती है। अगर मान लो कंपनी बंद हो गई है, अब उसको वो पे कर ही नहीं सकती है, नुकसान में चली गई है, उसको बंद करना है, अपने जो भी जमीन है मशीन वगैरह है वो बेचकर निकालनी है, तो ये काम भी नहीं कर सकती है बिना स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के। तो जब तक गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी तब तक वो अपना ताला भी बंद नहीं कर सकती, क्योंकि अगर इंडस्ट्री को शट डाउन करेंगे तो वर्कर्स को निकालना पड़ेगा, और लेबर लॉ में वर्कर्स को आप ले ऑफ नहीं कर सकते ऐसे, अगर करोगे तो उसमें और अलग से परेशानी है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो कंपनी बंद होती है तो उसको लिक्विडेट नहीं कर पाते कि उस कंपनी ने लोन भी लिया होगा, मानो एम्प्लॉयज की सैलरीज भी देनी है, तो बिकॉज ऑफ लेबर लॉस तो वो लिक्विडेट नहीं हो पाती है। कंपनी तो इंसॉल्वेंट होगी लेकिन लिक्विडेट नहीं हो पाती है। तो इसकी वजह से जो क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने लोन दिया था इनको, तो उनको भी पैसा नहीं मिलता है, एम्प्लॉयज को भी सैलरी नहीं मिलती है, और जो कंपनी की जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जिसको बेचकर वो कमा सकते थे, मतलब वो कुछ तो कम कर सकते थे, एटलीस्ट जो लोन लिया वो वापस कर सकते थे, तो वो भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि विद टाइम जो कैपिटल एसेट्स हैं, मशीनरी है, अगर वैसे ही रखी रहेगी, यूज नहीं होगी, उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो खराब होती जाएगी, तो उसकी वैल्यू अपने आप गिरती रहती है। तो इसलिए रिसेंटली बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी लॉ लेके आए थे, लेकिन फिर भी जो लेबर लॉज हैं वो इंटरफेयर कर रहे हैं अभी। अब विद दिस कंटेक्स्ट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं लेबर लॉज की वजह से, और इनका भी कॉन्सिक्वेंस है। लेबर लॉज से बचने के लिए भी कंपनीज क्या करती हैं, जैसे ही मान लो 245 डेज के बाद में वो उसको सेवरेंस पे देनी पड़ेगी वर्कर को, तो कंपनीज क्या करेंगी, वर्कर को उससे पहले निकाल देंगे, दूसरा रख लेंगे। तो जहां तक भी पॉसिबल हो सकता है वहां तक ये ऐसे करेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि 93% ऑफ द पॉपुलेशन, 93% ऑफ द वर्कफोर्स इन इंडिया इज इन द इनफॉर्मल सेक्टर। तो फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं लेकिन फिर भी इनफॉर्मली एम्प्लॉयड। सो सर ये क्वेश्चन दोबारा करा दो प्लीज। अभी तो मैंने कॉन्टेक्स्ट समझाया है, अभी तो आंसर पे तो मैं आऊंगा अभी। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि लेबर लॉस की वजह से ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब ये प्रॉब्लम्स, बेसिक आइडिया तो हो गया होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो हाउ इज फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज गोइंग टू हेल्प देम। देखो, अब लेबर लॉज की वजह से कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ रही है कि उनका खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी दे देंगे तो खर्चा कम हो जाएगा, तो द कंप्लायंस कॉस्ट इज गोइंग टू रिड्यूस। अगर कॉस्ट कम होगी तो उनकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज, तो ज्यादा पैसे कमा रहे होंगे। देन अब क्योंकि कॉस्ट रिड्यूस हो रही है उनकी, तो दे आर गोइंग टू बी मोर कॉम्पिटिटिव, पैसे कम खर्च हो रहे हैं, ओवरऑल जो कॉस्ट है वो अल्टीमेटली जो गुड्स या सर्विसेज जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें ऐड हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि जो एक और पॉइंट याद आया मुझे अच्छा सा, मैं अब पहले लिख लेता हूँ स्टार्टअप्स का। हाँ, तो कॉस्ट कम होगी तो ओवरऑल जो कंपनीज होंगी वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगी, वो अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो रिड्यूस कर पाएंगी और उनकी सेल्स ज्यादा होगी, तो इट इज गोइंग टू हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द कंपनी।
इसके साथ में अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो दे विल बी एबल टू इंक्रीज और रिड्यूस द लेबर। तो अगर मान लो डिमांड कम हो गई है तो लेबर रिड्यूस कर पाएंगे ताकि उनकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। तो इस तरीके से बेनिफिट हो सकता है। अब अगर कोई कंपनी लॉसेस में है, उसको पास में पैसे ज्यादा, मतलब वो बैंकरप्ट हो गई है, पैसे तो छोड़ो है ही नहीं, तो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इट विल बी एबल टू लिक्विडेट इट्स एसेट्स। लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी इकोनॉमिक्स में जैसे बताया था ना कि कैश को या गोल्ड को कहते हैं जो आसानी से मतलब एक्सचेंज किया जा सकता है। तो लिक्विडेशन का मतलब क्या हो गया? जो भी मशीनरी है, जो कैपिटल एसेट्स हैं, उनको लिक्विडेट कर दिया जाए, दैट मींस दे आर कन्वर्टेड इनटू कैश, बेचकर। तो लिक्विडेशन हो सकता है तो जो क्रेडिटर्स होंगे कंपनी के या जो भी प्रमोटर्स होंगे उनको एटलीस्ट जो नुकसान हो चुका है उसका कुछ तो वापस ले सकते हैं, या जो क्रेडिटर्स हैं उनको कुछ तो पैसे वापस मिल जाएंगे। तो ओवरऑल जो लॉसेस होगा कंपनी का वो कम हो जाएंगे। फिर एक एस्पेक्ट है स्टार्टअप्स का। स्टार्टअप्स वो कंपनीज होती हैं जो नई नई शुरू हुई हैं, जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोग पढ़ाई वढ़ाई कर लेते हो, उसके बाद में यू थिंक दैट आई नीड टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो बिजनेस जब शुरू करते हो, नई कंपनी जो सेटअप करते हो, तो दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड अ स्टार्टअप। तो जो स्टार्टअप्स हैं, अब ये जैसे नए नए बच्चे आ गए हैं वो शुरू कर रहे हैं। आप आए, आपने नई कंपनी शुरू कर दी है। अब लेबर लॉज का आपको पता नहीं, आपको ये पता है कि एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है मुझे या ये सर्विस प्रोवाइड करनी है, ये मैं अच्छे से कर सकता हूँ, लेकिन अब लेबर लॉज का नहीं पता है। आप जैसे ही कंपनी शुरू करोगे वैसे ही आपके ऊपर एडिशनल बर्डन आ जाएगा लेबर लॉज का। तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है तो स्टार्टअप्स को एस्टैब्लिश करने में हेल्प मिलेगी। तो गवर्नमेंट इस चीज को टैकल कर रही है। तो स्टार्टअप्स को जैसे 6 महीने का टाइम दे दिया कि आप 6 महीने तक आपको रजिस्टर करने की भी जरूरत नहीं है, कोई भी लेबर लॉ फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा शुरू कर सकते हो। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज है, इट इज नॉट जस्ट गोइंग टू बेनिफिट the companies, the MNCs, it is also going to benefit our own indigenous companies जो MSMEs है ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो उनको भी बेनिफिट करता है। अभी बताओ समझ में आया नहीं आया? यस सर, आ अभी गए। यस सर। 21st, information and communication technology has played a major role in spreading out products and services across countries. Justify the statement. तो ICT शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो जो भी आप इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन यूज करते हो, सो उनकी बात हो रही है। टेलीकॉम सेक्टर या इंटरनेट बेस्ड जो भी सर्विसेज हैं। सो ICT has information and communication technology has played a very important role in spreading out products and services. So products हो या services हो, they have helped in increasing the reach of these products and services. तो वो किस तरीके से किया है? देखो, आईसीटी की वजह से क्या है, आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज ग्रो कर पाई थी। इनिशियली जब टेलीकॉम सेक्टर ग्रो किया और जब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही थी, कंप्यूटर्स का यूज इंक्रीज हुआ, तो जो सर्विसेज थी, स्पेशली बैंकिंग सर्विसेज, इनिशियली सर्विसेज में यूज हुआ। तो बैंकिंग सेक्टर था, बैंकिंग है या फाइनेंशियल सेक्टर है, तो उसने यूज करना शुरू किया। तो जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर है, तो इट द आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हेल्प द बैंकिंग सेक्टर टू बी मोर एफिशिएंट। तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, कॉस्ट रिड्यूस होगी, और जो रीच है, तो अगर एक कंपनी है, एक बैंक है एक पर्टिकुलर कंट्री में, तो वो दूसरी जगह पर भी जाकर काम वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। तो बहुत सारे बैंक्स हैं जो सिर्फ कुछ सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग सर्विसेज नहीं, जैसे लोन बेस्ड सर्विसेज हैं तो वो प्रोवाइड करते हैं इंडिया में। तो दैट इज पॉसिबल थ्रू आईसीटी। या एक बहुत ही बेसिक सा है एग्जांपल, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर का।
वेस्टर्न यूनियन कंपनी है जो कि मनी ट्रांसफर करती है, बहुत ही जल्दी कर देती है। तो वर्क तो ये खैर हवाला नेटवर्क की तरह करती है, लेकिन इट इज अ फॉर्मल हवाला नेटवर्क, लीगल हवाला नेटवर्क। तो वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर का कैसे पहले बेस्ड ऑन आईसीटी, कि अगर मुझे यहाँ से किसी और देश में अगर पैसे ट्रांसफर करने हैं तो वो क्या करेंगे, कंप्यूटर के थ्रू कह देंगे, यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे और कंप्यूटर के थ्रू बता देंगे दूसरी कंट्री में जो भी उनका ऑपरेटर बैठा है कि मुझे पैसे रिसीव हो गए हैं, इस ये बंदा आएगा, इसको पैसे दे देना, और वहां पर वो जाता है, वो पैसे ले लेता है। तो इस तरीके से जो सर्विसेज पहले जोग्राफिकली रिस्ट्रिक्टेड थी, नाउ देयर रीच हैज इंक्रीज्ड। सेकेंडली, टेलीकॉम सेक्टर ऑलरेडी एक सर्विस है, एक मेजर सर्विस है। नाउ विद ग्रोथ इन आईसीटी ये टेलीकॉम सेक्टर भी एक्सपैंड कर पाया। एग्जांपल है एयरटेल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम प्रोवाइडर्स इन अफ्रीका। तो एयरटेल अफ्रीका है, सिर्फ यहाँ पर नहीं है, वहां पर भी जाकर कब्जा किया हुआ है एयरटेल ने, ठीक है। और अभी जो पिछले कुछ सालों में इंडिया में और पिछले एटलीस्ट 2 डेकेड से यूएस में जो एक्सपैंड कर रहा है, दैट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या मिंत्रा, जबोंग, जो भी ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, वो पॉसिबल हो पा रहे हैं थ्रू आईसीटी। आजकल बहुत सारे लोगों ने अपनी खुद की दुकान शुरू कर दी है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कुछ बिजनेस शुरू करना है तो आई कैन ईदर मेंटेन माय प्रेजेंस ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स, कि अमेजॉन पे मैंने रजिस्टर कर दिया और वहां से मैं सेल कर रहा हूँ। या क्या कर सकते हैं कि मेरा सोशल नेटवर्क काफी बड़ा है, ग्रुप मेरा वैसे ही काफी बड़ा है, फेसबुक के ऊपर पेज बना दिया और वहां पर मैं पोस्ट करते जा रहा हूँ और सेल करते जा रहा हूँ। एक और तरीका आसान क्या करते हैं लोग, व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप भी आईसीटी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही ऑपरेट करता है व्हाट्सएप भी। तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, वहां पर मैंने प्रोडक्ट्स पोस्ट करना शुरू किया, पीपल स्टार्टेड बाइंग इट, तो मेरी सेल होने लगी। तो इस तरीके से दी reach of the products and services tends to increase. एक और क्या बेनिफिट है कि सर्विस प्रोविजन के लिए है कि जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं दे आर एबल टू वर्क इन अदर कंट्रीज, तो यहाँ से वहां पर जाते हैं और आईसीटी में वर्क करते हैं, सच एज हेल्थ, आईटी एक्सेट्रा। तो जो हेल्थ सेक्टर है, जरूरी नहीं है कि उसमें फेस टू फेस ही होना हो, ऑनलाइन हेल्थ कंसल्टेशन भी होती है। कोविड के टाइम में तो काफी लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन ही प्रेफर कर रहे हैं, कि थ्रू व्हाट्सएप और समथिंग, जूम वगैरह किसी के थ्रू वो डॉक्टर्स को कंसल्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? एनी डाउट्स? बाकी जो बच्चे मौन बैठे हुए हैं, अंकित, गौरव, मुस्कान, प्रशांत, तनीषा, आर्यन एंड कोमल, द लेट अराइवल। नो सर। यस और नो? आया नहीं आया समझ में? मैं आगे बढ़ जाऊंगा फिर। So, all right, I'll be moving on to the 22nd question then. Why do developed countries want developing countries to liberalize their trade and investment? What do you think the developing countries demand in return? देखो, why do developed countries want developing countries to liberalize their trade and investment? जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनके यहाँ पर बहुत ज्यादा कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं काफी। तो डेवलप कंट्रीज की जो मार्केट है वो काफी हद तक सैचुरेट हो चुकी है, कि अब एक कोई कंपनी है, अच्छी खासी कंपनी चला रहा है, उसको जितनी सेल वो कर सकता था अपनी मार्केट में वो कर चुका है। तो उसका प्रोडक्ट मान लो 100 लोग खरीदते हैं पूरे देश में, या 1 लाख लोग खरीदते हैं, तो 1 लाख लोग रेगुलरली खरीद रहे हैं, अब इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, डिमांड ही नहीं है इससे ज्यादा। तो अगर उसको प्रॉफिट अगर अपना इंक्रीज करना है, तो वो इंक्रीज करने का एक ही तरीका है, टू एक्सपैंड द रीच ऑफ देयर मार्केट। तो अगर ट्रेड लिबरलाइज होगा डेवलपिंग कंट्रीज का, तो दे विल बी एबल टू एक्सेस द मार्केट ऑफ दोज कंट्रीज।
तो अगर कोई डेवलपिंग कंट्री है उसमें जाकर अगर वो बेच सके तो ऑब्वियसली वो और अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर पाएंगे, वो अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर पाएंगे। तो एक तो इसलिए होता है डेवलपिंग जो डेवलप्ड कंट्रीज है, दे वांट डेवलपिंग कंट्रीज टू लिबरलाइज देयर ट्रेड। अब इन्वेस्टमेंट का कैसे, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अब इन्होंने कॉलोनियलिज्म भी किया था, पैसे वैसे लूट लिए थे हमसे। उसके अलावा इतने टाइम से इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, सामान भी बेच रहे थे इंडिया में। स्वदेशी मूवमेंट उसी के खिलाफ तो शुरू की थी, स्वदेशी मूवमेंट एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। तो अब जो भी बेचा था, वो प्रॉफिट जो कमाया था, तो वो इकट्ठा हो गया, बहुत ज्यादा कैश उनके पास में एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। तो वो कैश acts as capital for these particular countries। तो बहुत सारा कैश इनके पास में फालतू में पड़ा हुआ है, and now they want to they don't know what to do with this। तो सबसे आसान तरीका क्या है, इस कैश को इन्वेस्ट कर दो कहीं और। तो दूसरी कंपनीज हैं, दूसरी कंट्रीज हैं, अब अपनी कंट्री में तो ऑब्वियसली सैचुरेट हो चुका है, जितना इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके बाद में बहुत फालतू कैश पड़ा हुआ है इनके पास। तो ये क्या करते हैं, दूसरे कंट्री के स्टॉक मार्केट में जाएंगे, वहां पर इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि वहां पर ग्रोथ ज्यादा है। तो FIIs के बारे में सुना होगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, या FDIs है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये दोनों के दोनों, जब जो भी सरप्लस कैपिटल होती है, सरप्लस कैश है इन लोगों के पास में, तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि ये जो इनकी कैपिटल है ये फर्दर प्रॉफिट जनरेट करे। तो बहुत सारे जो सुपर रिच है, सुपर रिच पीपल इन इंडिया, what they do is they don't do anything basically। उनके जो पैसे हैं, जो पैसे जो पहले से बचे हुए हैं, उनके स्टोर किया हुआ है उन्होंने, it keeps on generating them more money। So these are the two basic reasons why developed countries want developing countries to liberalize their trade and investment। now अब ये चाहिए, अब डेवलप्ड कंट्रीज तो चाहती हैं कि उन्हीं को बेनिफिट होता रहे, लेकिन अब शुरुआत में तो काफी सारी डेवलपिंग कंट्रीज ने लिबरलाइज कर दिया, लेकिन अब वो बार्गेन करने लग गए हैं कि पहले तो पता नहीं था, नए नए इंडिपेंडेंट हुए थे, कॉलोनियलिज्म से निकल के आए थे। नाउ दे आर क्वाइट अवेयर, अब स्मार्ट हो गए हैं पढ़ाई लिखाई करके, एंड नाउ दे डिमांड सम टर्म्स फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज कि ठीक है, आप चाहते हो हम लिबरलाइज करें ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, लेकिन जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इट शुड बी फेयर एंड इक्विटेबल, कि बराबरी का हो। अगर हम अपनी मार्केट ओपन कर रहे हैं तो यू ऑल्सो हैव टू ओपन योर मार्केट एट फेवरेबल टर्म्स। तो अगर हम मान लो इंडस्ट्रियल गुड्स की मार्केट आपके लिए ओपन कर रहे हैं, तो यू हैव टू ओपन एग्रीकल्चरल मार्केट फॉर अस। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और US है, ये बहुत ही अच्छे से अपनी एग्रीकल्चरल सेक्टर को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो यूं लगा लो कि उनका जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, उसके आगे बहुत बड़ी वॉल बना रखी है उन्होंने, एंड दे आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट इट। क्यों? कोई भी कंट्री, नो कंट्री कैन अफोर्ड टू डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज फॉर फूड। अगर कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर फूड के लिए डिपेंड हो जाएगी, तो दैट मीन्स इट कैन नेवर बी इंडिपेंडेंट। और इसीलिए जो ये डेवलप्ड कंट्रीज है, ये अपना एग्रीकल्चरल सेक्टर ओपन नहीं करती है। तो और उल्टा डेवलपिंग कंट्रीज को कहती है। तो डेवलपिंग कंट्रीज क्या मांग रही है, फेयर, द ट्रेड शुड बी फेयर एंड इक्विटेबल। इक्विटेबल किस तरीके से, कि इक्वल ट्रेड नहीं कर सकते, कि आपने इतने टैरिफ रिड्यूस कर दिया, मतलब जो टैक्स लगा था, इम्पोर्ट टैक्स लगा था, वो आपने 50% रिड्यूस कर दिया। अब हम भी 50% रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि यू आर ए डेवलप्ड कंट्री एंड वी आर ए डेवलपिंग कंट्री। दोनों बराबर काम है। अगर दोनों इक्वल होते तो इक्वल टर्म्स हो सकते हैं। इक्विटेबल के लिए अगर आप मान लो 50% रिड्यूस कर रहे हो, आप जीरो कर देते हो बिल्कुल, फिर भी मुझे एटलीस्ट 10, 20, 50% लगाना पड़ेगा उसमें, ताकि मेरी जो इंडस्ट्रीज है, आई एम एबल टू प्रोटेक्ट देम, नहीं तो इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, तो पहला तो ये डिमांड होगी। दूसरा, रीनेगोशिएशन ऑफ अनइक्वल ट्रीटीज। तो जैसे एग्रीकल्चरल एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर 1980s में नेगोशिएट हुआ था, जो कि हमारे फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के साथ में इंटरफेयर कर रहा था। तो ऐसी जो अनइक्वल ट्रीटीज हैं,
these should be renegotiated और इनको फेयर और इक्विटेबल बनाया जाए, ये डिमांड कर रही है इंक्लूडिंग इंडिया, वी आर डिमांडिंग दिस. Then there should be preferential access for developing and least developed countries, कि कुछ सेगमेंट्स में एटलीस्ट प्रेफरेंशियल एक्सेस होना चाहिए, कि जैसे कोटा सिस्टम है ना, तो ये कह रहे हैं कि डेवलप कंट्रीज आप कोटा सिस्टम करो कि कितना परसेंटेज, कि मान लो एक प्रोडक्ट है उसके 100 यूनिट्स आते हैं, तो एटलीस्ट 25 to 30 यूनिट्स आप सिर्फ डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड या जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनसे इंपोर्ट करोगे. तो प्रेफरेंशियल एक्सेस इसको कहते हैं कि यू आर गोइंग टू प्रेफर द गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम दीज कंट्रीज. अब यूं नहीं किसी एक पर्टिकुलर कंट्री, जनरली डेवलपिंग और जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है उनसे. देन दे आल्सो डिमांड दैट जो इलीगल प्रोटेक्शनिज्म है, कि खुद तो कहते हैं कि भाई लिबरलाइज करो और खुद अपने बहुत सारे सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो दैट शुड गो अवे. तो these are the main points that you are going to mention in this. ठीक है, ये वाला सिर्फ सेकंड पार्ट का है. जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के 2 पॉइंट मैंने बताए थे, यहाँ पर लिखे हैं, वो लिख लेना. ठीक है, नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, डिफाइन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. तो डिफाइन करने के लिए बोला है बस. सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन is an organization of different countries around the world who come together to negotiate trade deals. तो क्या है ये फोरम है, बेसिकली फोरम ऑफ कंट्रीज, मल्टीपल कंट्रीज है, शायद 196 कंट्रीज मेंबर्स हैं या 195 मेंबर कंट्रीज हैं, इसके एग्जैक्ट फिगर नहीं पता मुझे. So it is a forum of countries, और इस फोरम में क्या होता है, नेगोशिएट करते हैं, नेगोशिएशन होती है अबाउट ट्रेड, कि ट्रेड शुड बी फेयर, इक्विटेबल, किस तरीके से ट्रेड और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया जाए. सो हाउ टू इंक्रीज द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड, सिर्फ यूनिट डेवलप्ड या डेवलपिंग, अक्रॉस द वर्ल्ड इट शुड, हाउ इट शुड इंक्रीज. एंड This forum was established in 1995. इससे पहले मैंने बताया था GATT था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो कि 1980s में it was entered into 1980s I think. उसके बाद 1995 में WTO एस्टैब्लिश हो गया था. ये डेफिनेशन का पार्ट हो गया जो मैंने ये ब्लू में लिखा है. तो दिस इज पार्ट ऑफ द डेफिनेशन. ये वाला जो ये लिखे हैं ये मैंने एडिशनल नॉलेज के लिए लिखा है कि दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ WTO, जिसके बेसिस पे WTO फंक्शन करता है. तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत है जिनके ऊपर WTO काम करता है. तो पहला है MFN, ये न्यूज वगैरह में सुनते होंगे, तो ये जनरल नॉलेज के लिए है, आगे चल के काम आएगा या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसके लिए काम आएगा. MFN क्या होता है, MFN की फुल फॉर्म होती है मोस्ट फेवर्ड नेशन. इसको एक और नाम से कहते हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन कह सकते हैं, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मार्केट एक्सेस. तो मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN स्टेटस दिया जाता है. तो जो WTO मेंबर्स हैं, हाँ, वो कमिट करते हैं कि हर दूसरे जो WTO मेंबर होगा तो हम उसको MFN स्टेटस देंगे, और वी आर नॉट गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री अगेंस्ट अदर कंट्री. तो अगर दो कंट्री है कंट्री बी, तो मैं कंट्री ए को फेवर नहीं करूंगा अगेंस्ट कंट्री बी, तो मैं दोनों को इक्वली ट्रीट करूंगा. तो ये हो गया मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस. तो इंडिया ने पाकिस्तान को MFN स्टेटस कई साल पहले दे दिया था. तो इंडिया कहता है कि भाई तुम भी दो, लेकिन पाकिस्तान वाले देने के लिए तैयार नहीं. तो कुछ साल पहले आई थिंक 2016 या 17 में MFN स्टेटस हमने भी वापस ले लिया था कि भाई तुम नहीं दे रहे हम भी नहीं देते MFN स्टेटस की जगह. तो उस टाइम में MFN को नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मार्केट एक्सेस का प्रपोज किया था, क्योंकि पाकिस्तान में मेंटालिटी यही है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन नाम कैसे लगा सकते हो, बिकॉज इंडिया कैन नेवर बी अ मोस्ट फेवर्ड नेशन फॉर पाकिस्तान. ठीक है, नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि कोई भी अगर प्रोडक्ट मार्केट में आपने इंपोर्ट कर लिया है, मतलब वो इंपोर्ट किया है, बाहर का प्रोडक्ट आया, फॉरेन प्रोडक्ट, अब मार्केट में एंटर हो गया है,
So you are not going to discriminate between any domestic product and that product. कि एक बार आपकी मार्केट में एंटर हो गया, मान लो जो भी टैक्स वगैरह आपको लगाना था टैक्स लगा दिया उसके ऊपर, उसके बाद में मार्केट में जब आ चुका है डोमेस्टिक मार्केट में, तो जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और जो फॉरेन प्रोडक्ट है, यू आर नॉट गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देम. उसको भी जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट है उसको भी आप नेशनल ट्रीटमेंट दोगे कि उसके खिलाफ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे. तो जो MFN स्टेटस है ये है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, कि जो बाहर की कंट्रीज है जहां से इंपोर्ट किया जाता है, और ये है एक बार जो प्रोडक्ट या सर्विस इंपोर्ट हो जाती है उसके बाद में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. देन WTO ट्राई करता है कि द ट्रेड शुड बी फ्रीयर, कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ट्रेड पर, these should be gradually reduced. Fourth principle is that there should be predictability in trade. अब यूं नहीं हो कि आज तो हम ट्रेड कर रहे हैं, इंपोर्ट खूब कर रहे हैं, अचानक से आप कह दो कि आज से इंपोर्ट बंद, आज से सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगे हम, इंपोर्ट नहीं करेंगे. तो ये दिस गोज अगेंस्ट प्रेडिक्टेबिलिटी. तो अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है किसी कंट्री में, अब इंडिया में कोई कंपनी आती है इन्वेस्ट करने के लिए और इंडियन गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी, तो वो तो पैसे लेके आया था भाई आगे चल के प्रॉफिट करूंगा, यहाँ से एक्सपोर्ट करूंगा. अब गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी कि हम एक्सपोर्ट करने ही नहीं देंगे यहाँ से, तो उसका तो पैसे का नुकसान हो गया. तो इसलिए जो WTO है, इट ट्राइज टू इंश्योर दैट देयर इज प्रेडिक्टेबिलिटी इन ट्रेड. और जो भी नेगोशिएशंस होती हैं, जो भी एग्रीमेंट्स नेगोशिएट होते हैं, तो उसमें इंश्योर किया जाता है दैट the predictability in trade is maintained. Then the fifth principle is promoting fair competition. अब competition unfair कैसे हो सकता है? कुछ भी रूल्स के अगेंस्ट अगर आप कोई प्रैक्टिसेस कर रहे हो, तो then the trade can become unfair. अब वो किस तरीके से होता है ये देखो. जैसे डंपिंग का मैंने एक्सप्लेन किया था ना, चाइना अपने, अगर एग्जांपल लगा लो, सीमेंट है, तो सीमेंट बैग चाइना में, रुपी के टर्म में बात करते हैं, 400 रुपए का बिकता है सीमेंट बैग चाइना में, लेकिन वो जब इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो 300 रुपए का बेच रहा है. तो अगर इंडिया में एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए तो जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो ऐड होकर तो 400 से ज्यादा का होना चाहिए. हाँ, लेकिन कम रेट में बेच रहा है अपनी मार्केट से. तो ऐसी जो प्रैक्टिसेस होती हैं, जो कंट्रीज ट्राई करती हैं, कंपनीज यूज करती हैं, तो दीज आर टू कैप्चर द मार्केट ऑफ द अदर कंट्री, और इससे उस कंट्री की इकोनॉमी को बहुत असर पड़ेगा. तो अगर यहाँ की सीमेंट इंडस्ट्रीज है, यहाँ हम 350 में प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये 300 में आकर बेचने लग जाएंगे, तो हमारी जो इंडस्ट्रीज होंगी, दीज आर गोइंग टू बी एडवर्सली इंपैक्टेड. तो ऐसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अवॉइड करने के लिए और फेयर कंपटीशन प्रमोट करने के लिए, कि कॉम्पिटिटिवनेस, कि आप एक्चुअल जो रूल्स हैं उसके हिसाब से आप कम्पीट करो, कॉस्ट आपकी एक्चुअली कम होनी चाहिए, ना कि आप आर्टिफिशियली रिड्यूस करें. देन सिक्स्थ प्रिंसिपल है, इट ट्राइज टू एनकरेज डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन डिफरेंट कंट्रीज. तो जो भी लिबरलाइजेशन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए या ट्रेड के लिए, तो या डेवलपमेंट के लिए क्या पाथ वगैरह अचीव करना चाहिए थ्रू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, तो उसके लिए भी जो WTO है वो वर्क करता है. So these are the basic principles on which WTO works. और अभी डिस्कनेक्ट भी होने वाला है, so